जीवन लगातार चलने वाली एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। हाँ, थक तो हम जाते हैं, रुक तो हम जाते हैं, पर जीवन ऐसे ही चलता रहता है। आज की इस भागम भाग ज़िंदगी में हम इतना तेज़ निकलना चाहते हैं कि कभी वक्त ही नहीं देते हम खुद को सोचने के बारे में कि हम क्या हैं, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, और इस तरह पूरी ज़िंदगी हमारी इस भागम भाग में बीत जाती है। प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनों के बीच सुरक्षित होंगे। जी हाँ, आज मैं क्लास 12th इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और जिसे लिखा है एक चिली के पोएट ने जिसका नाम है पैब्लो नेरूडा। आज मैं इस कविता के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान रहे, ये कविता बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हर साल इस कविता से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह एक ऐसी कविता है जो हम लोगों से शांति की अपील करती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस पोएम के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस कवि के बारे में जिसने इस कविता को लिखा है, क्योंकि कविता जो कवि लिखता है वो जिस तरीके का होता है उस तरीके की कविता लिखता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कविता कहीं ना कहीं जो पोएट है उसके हृदय का एक भाव होती है, उस जीवन को जो उसने जिया है उस चीज़ को अपनी कविताओं में लिखने की कोशिश करता है। पैब्लो नेरूडा की जहाँ तक बात है तो पैब्लो नेरूडा का असली नाम था रिकार्डो नेफ्टाली रईस बुसाल्टो, है ना। ये उनका असली नाम था और उनका पेन नेम था पैब्लो नेरूडा। पेन नेम का मतलब ये होता है बच्चों, जिस नाम से लोग अपनी कविताएं लिखते हैं उसको हम पेन नेम कहते हैं। जो चिली में पैदा हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन्हें चिली का राष्ट्रकवि या नेशनल पोएट कहा जाता है। और सन 1971 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो पूरे विश्व में माना जाता है, जिसे हम नोबेल पुरस्कार कहते हैं, सन 1971 में पैब्लो नेरूडा को लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला। पैब्लो नेरूडा एक जाने माने डिप्लोमेट रहे हैं। तमाम देशों में इन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक सर्विसेज दी हैं और चिली के जाने माने पोएट हैं। और इनके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। आइए हम इस कविता के बारे में जानते हैं। इस कविता के बारे में अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो आज के इस परिवेश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के 21st सेंचुरी में दो बातें हम लोगों को बहुत ज़रूरी हैं। एक है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब जानते हैं, आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण मतलब द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्फ, स्वयं के बारे में निरीक्षण करना, स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना। हम जिंदगी में रोज़ भागते रहते हैं, एक टारगेट को लेके परेशान रहते हैं। पूरे जीवन हम टारगेट में लगे रहते हैं, पूरे जीवन हम कंपटीशन में लगे रहते हैं। हम कभी भी स्वयं के बारे में नहीं सोचते। ध्यान दीजिएगा, कविता थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या उद्देश्य है हमारा, माँ बाप के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। कभी मंजिल मिल भी जाती है पर हमें सुकून नहीं मिलता। तो पोएट जो दूसरी पहली बात कहता है वो है इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना, ठहर जाना कभी कुछ समय के लिए, रुक जाना कुछ समय के लिए और सोच लेना अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कब तक करूँगा, सफलता कब मिलेगी, क्या ये करना सही है। समझ रहे हैं आप? माफ़ कीजिएगा। और जो दूसरी महत्वपूर्ण विषय है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अक्सर ये होता है कि परिवार में भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, माँ बाप के बीच आपस में एक
अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, एक रिश्तों में सामंजस्य नहीं बन पाता, जिसके चलते वक्त के साथ रिश्ते टूट जाते हैं। समझ रहे हैं ना? लोग कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया खुद को, मैं अपनी पत्नी को नहीं समझ पाया, मैं भाई को नहीं समझ पाया, बहन को नहीं समझ पाया। आखिर ऐसा क्या है कि किसी के परिवार का इकलौता लड़का अपने माँ बाप से अलग रहता है? ऐसा क्या है कि पति पत्नी जो 7 फेरे लेकर के सौगंध खाते हैं, कुछ समय के बाद वो रिश्ता टूट जाता है? आखिर क्या है कि दो दोस्तों के बीच के संबंध अच्छे समय तक या लंबे समय तक नहीं बन पाते? बिल्कुल, इसके पीछे कमी है उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, आपसी सहमति की, आपसी सूझबूझ की। रिश्तों को संभालना, रिश्तों को बनाए रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अक्सर हम इस भागम भाग ज़िंदगी में न तो कभी ऑब्जर्वेशन करते हैं और न ही कभी रिश्तों को संभालने की तैयारी करते हैं, न तो हम सुकून पाते हैं और न ही संबंधों में मधुरता आती है, न ही हमारे संबंध टिकते हैं। तो इसलिए इंसान के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो और हम आत्मनिरीक्षण कैसे करें, इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये पूरी कविता बेस है। तो इस कविता के बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ाता हूँ। आइए लाइन बाय लाइन हम इस कविता को देखते हैं। पोएम जो है बहुत ही एक पीस लविंग पोएम है, शांति चाहती है, पीस चाहती है ह्यूमन बीइंग से। पोएट कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। स्टिल मतलब शांत होना, चुप हो जाना। कहता है वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे और हम चुप हो जाएंगे। पोएट 12 ही क्यों बोल रहा है? हो सकता है कि पोएट ये कहना चाहता है कि जो घड़ी के जो 12 घंटे हैं, हो सकता है पोएट साल के 12 महीनों की बात करता है। पॉसिबली द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द 12 आवर्स ऑफ द वॉच, और probably he is talking about the 12 month of the year. Means we will count up to 12। एक घड़ी का जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो 12 होती है, यानी हम 12 तक गिनेंगे। गिनते हैं ना, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन करने के लिए, शांत रहने के लिए हमको गिनती गिनना चाहिए। जब हमको गुस्सा आए तो गिनतियाँ गिने हम, हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि हम 12 तक गिने, फिर हम चुप हो जाएं। अगर हम चुप हो जाएंगे, यानी अगर हम शांत हो जाएंगे कुछ पल के लिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। दुनिया का हर इंसान अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, यानी जो कुछ भी वो काम कर रहा है वो काम को छोड़ देगा और रुक जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी लैंग्वेज नहीं रहेगी, शांति ही शांति होगी। कह रहा है कि स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे। समझ रहे हैं ना? वो ऐसा क्यों कहता है? जानते हैं, लैंग्वेज इज़ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस। जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा है ना, वही हमारे आपके कम्युनिकेशन के बीच में रोड़ा बनती है ना। भाषा जो है हमारे आपके बीच के रिश्तों में रोड़ा बन जाती है। हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते। पोएट कहता कुछ नहीं समझना है, रुक जाना है, बट वी हैव टू फील, हमें सिर्फ महसूस करना है। हम कुछ सेकंड के लिए अगर रुक जाएंगे तो क्या होगा? हम जो भी काम कर रहे होंगे उस काम को वहीं पे छोड़ देंगे और 1 सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए हम रुक जाएंगे, तो हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकेंगे, हम अपने बारे में सोच सकेंगे। और एक साथ अगर धरती के हर व्यक्ति शांत हो जाएंगे तो कितनी अजीब सी साइलेंस, एक अजीब सी शांति पूरे पृथ्वी पर चारों ओर प्रिवेल्ड हो जाएगी। देख रहे हैं ना, घड़ी है, घड़ी बनी है, टिक 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 चल रही है। एक व्यक्ति है, होंठ पे उंगली रख करके शांत रहने की बात करता है और स्टॉप होता है। कह रहा है एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यहाँ पे
आर्म्स में पन फिगर ऑफ स्पीच है, नोट कर लीजिए। पन मतलब होता है श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। आर्म्स का मतलब दो है। एक आर्म्स का मतलब तो वेपन्स होता है, हथियार होता है ना। अभी देख रहे हैं इंडो चाइना के बीच लड़ाई लगी हुई है, तो अभी हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उनके भी कुछ लोग मारे गए, ठीक है। अगर लोग चाहते, दोनों डिप्लोमेट, दोनों देश के काउंटर पार्ट, तो इस मैटर को बड़े प्यार से एक टेबल के सामने बैठ कर के डिस्कशन करके सुलझा सकते थे। ये कविता आज के समय में बहुत ही ज़्यादा जो है आपको प्रासंगिक लगेगी, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट लगेगी ये कविता। ये अलग बात है कि चाइना वो भाषा नहीं समझ पाएगा, इंडिया तो पीस लविंग कंट्री है, लेकिन फिर भी पोएट कहता है एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम अपने हथियारों को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। मतलब हम रिश्तों को या हम आपस में वेपन्स दिखा करके एक दूसरे को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, पहला मीनिंग हुआ। दूसरा आर्म का मतलब भुजाएं, जो हमारी बाहें हैं, हम अपनी बाहों को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। स्ट्रेच द आर्म मीन्स होता है अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना। भाई नहीं कहते हैं हम जितनी जितनी अपनी बाहें फैलाएंगे उतनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। यानी कि बच्चों, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे तो हमारी आवश्यकताएं कभी कम नहीं होंगी, और जितनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वही कट थ्रोट कंपटीशन होगा। जब तक हम अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं लाएंगे, ध्यान दीजिए, जब तक हमको अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक ये कट थ्रोट कंपटीशन, ये गला काट कंपटीशन चलता ही रहेगा। जीवन में कभी सुकून मिलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना, है ना, आपको सेटिस्फाई कर देगा, आप सक्सेस हो जाएंगे? लग्जरी लाइफ जी लेना, क्या ज़रूरी है कि लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति सेटिस्फाई होता हो? नहीं बच्चों, सक्सेसफुल लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हेलो, एक सक्सेसफुल लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेटिस्फाइड लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ में आप हमेशा भागते रहते हैं एक टारगेट का पीछा करने के लिए, लेकिन जब एक जो है सेटिस्फाइड लाइफ होती है, कोई टारगेट नहीं होता, हम अपने आप को उन्हीं कम रिसोर्सेज में सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे या हम अपने हथियारों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम आपस में अंडरस्टैंडिंग से अपनी चीज़ों को निपटा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि 12 तक गिनना, शांत हो जाना, अपनी नेसेसिटीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, अपने हथियारों का बहुत इस्तेमाल नहीं करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी बात को कह लेना। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? पोएट कहता है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मतलब होता है एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग। कहने को तो बहुत छोटी सी बात लग रही होगी आपको कि 12 तक गिनना, शांत हो जाना, बैठ कर के अपनी समस्याओं को समझा लेना, अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाना, ये सब जो छोटी छोटी बातों को अगर हम कर लेते हैं तो क्या होगा हमारे लिए? तो एक बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट हमारी लाइफ में आएगा। उसका जो परिणाम होगा ना इन सब चीज़ों का, कि एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट हमारी लाइफ में आएगा और एक ऐसी लाइफ बन जाएगी हमारी विदाउट रश, कोई भागम भाग नहीं होगी, नो रश। जीवन में कोई भागम भाग नहीं होगी, और यही हमारी जीवन में सबसे ज़्यादा आज है। इस 21वीं शताब्दी में हम भागते रहते हैं। रात में सोते हैं ना, जैसे सवेरे उठते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और कंपटीशन स्टार्ट होता है अपने घर से, और रात तक वो कंपटीशन चलता रहता है। एक एम, एक लक्ष्य, उसको पाना, उसको पाने के लिए परेशान होना, अच्छे तरीके, गलत तरीके, हमारी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करना, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उसकी पूर्ति करना,
खुद की एक्सपेक्टेशंस, उसकी पूर्ति करना। हम रोज़ टारगेट बनाते हैं, उसको पाना चाहते हैं, और जो कुछ हमने पा लिया है हम कभी उससे संतुष्ट नहीं होते, बल्कि और पाने की चाहत रहती है। और पाने की चाहत में कभी भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हम कभी जान ही नहीं पाते कि ज़िंदगी है क्या, हम क्यों जी रहे हैं, क्यों आए थे ज़िंदगी में, क्या पाया हमने, क्या खोया हमने। कभी एनालिसिस ही नहीं करते, बस टारगेट बनाना और उसके पीछे भागते रहना। क्या यही ज़िंदगी है? क्या इसीलिए हम आए थे? नो। और जिस दिन इस चीज़ों को सोचोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, खुद के लिए वक्त दोगे, और जब खुद के लिए वक्त दोगे ना, एक एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी लाइफ में। और जब एक सेटिस्फाइड लाइफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, पीस मिलेगी आपको। मैं जो कह रहा हूँ ना, उसको प्रैक्टिकली करके देखो। आप एक बार सोच के देखो, एक बार करके देखो। मैं रियल बता रहा हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा बच्चों। विदाउट रश कोई भागम भाग नहीं होगी। देख रहे हैं आप, जैसे ही सड़क पर उतरते हैं गाड़ियाँ इतनी तेज़ आती हैं, एक्सीडेंट होता है। किसी को हॉस्पिटल जाने की जल्दी है, किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी को स्कूल जाने की जल्दी है, हर कोई भाग रहा होता है। 1 मिनट के लिए अगर ट्रेन का जो बैरियर गिर जाता है तो लोग उसके बीच से अपनी गाड़ियाँ निकाल देते हैं। महसूस करो उस बात को बच्चों, है ना। रोज़ आप अपनी लाइफ में भागम भाग जीवन जी रहे हैं। ये लाइफ नहीं है। इन्हीं चीज़ों से अलग हट करके कुछ सोचने की बात कहता है पोएट। कहता है विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा, कोई भागम भाग नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन नहीं होगा। और जब इंजन नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई, हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा था, देखा आपने, लॉकडाउन चल रहा था, गंगा नदी कितनी पवित्र हो गई। पवित्र तो है ही, कितनी चमक आ गई पानी में। दिल्ली का जो पोल्यूशन का इंडेक्स था कितना रिड्यूस हो गया। गांव में उन पक्षियों की आवाज़ें जिनको हम कभी बचपन में सुनते थे, अब सुनने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन के चलते उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया था। अब वो पंछी आकर के चहचहाते हैं, एक अजीब सा सुकून मिलता है हमको। इस लॉकडाउन ने इतना सब कुछ सिखा दिया, ठीक है। तो पोएट कहता है कि विदाउट रश कोई भागम भाग नहीं, विदाउट इंजन कोई इंजन नहीं होगा, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएंगे कुछ समय के लिए, पोल्यूशन कम हो जाएगा। और जब कोई कहीं नहीं जाएगा तो क्या करेगा? हेलो, हम नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? एक टुगेदरनेस होगी। टुगेदरनेस मतलब एक साथ साथ जीने का मौका मिलेगा। कैसे? भाई बहन जो बहुत दिन से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, पास आएंगे। पति पत्नी जो बहुत दिन से एक दूसरे से अलग रहे हैं, पास आएंगे। परिवार एक साथ होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक यूनिटी बनेगी। अब इसी लॉकडाउन में देख लीजिए, सबके पास वक्त मिल गया, सब लोग ठहर से गए। क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई, लेकिन हर रोज़ सवेरे ऑफिस जाना, स्कूल जाना और किसी काम से जाना, भागना, दौड़ना, धूपना। पर अब क्या है? सब कुछ रुका हुआ है, ज़िंदगी थम सी गई है। कितना रिफ़्रेशमेंट मिल गया है इंसान को। ख़त्म नहीं हुई ज़िंदगी। और नॉर्मली क्या होता था, अरे मेरे पास वक्त नहीं है, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, इस दिन आएंगे। वादे पे बातें होते थे पर कभी मुलाकात नहीं होती थी। एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी, अचानक एक अजीबपन आएगा। जब कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग पास होंगे, तो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक दूसरे से और लोग करीब आएंगे, एक दूसरे को समय देंगे लोग। एनी डाउट? देख रहे हैं कैसे लोग हाथ उठा के यूनिटी बना करके एक साथ हैं। ये वक्त की बात है। अगर हम रुक गए, ठहर से गए, तो रिश्तों को संभालने में बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। आप नहीं समझ पा रहे होंगे अभी। हमारे लिए तो 1 मिनट कोई बहुत कीमत नहीं रखता है। 1 मिनट किसके लिए बहुत वैल्यू रखता है? अगर 1 मिनट हम रुक जाते हैं तो आइए देखते हैं। पोएट कहता है, अगर ऐसा होता है तो
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। कोल्ड सी में, जो ठंडे समुद्र में एक जो मछुआरे लोग हैं, जो मछलियां पकड़ रहे हैं, व्हेल को पकड़ रहे हैं, अगर कुछ समय के लिए वो ठहर जाएंगे, रोज़ उनका काम है मछली मारना, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, अगर वो कुछ देर के लिए ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, तो क्या होगा? वो अपने बारे में सोच सकेंगे और उसी बीच कुछ व्हेल मछलियों की ज़िंदगी बच जाएगी, उस बीच वो बच जाएंगी, नहीं तो बेचारी मारी जाती। यानी उस 1 मिनट में मछुआरा अपने बारे में सोच सकेगा और दूसरी ओर वहाँ पे जो व्हेल मछली है, किसी मछली की जान बच जाएगी, वो अपने परिवार में सुरक्षित पहुँच जाएगी। ये होता है उस कुछ समय के लिए रुक जाने का मतलब। और कहता है एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर्ट हैंड्स में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, है ना। एच और एच 2 बार आया है, हिज में एच, हर्ट में एच, हैंड्स में एच 3 बार आ गया है। अल्फ़ाबेट यानी रिपीटिशन हुआ है, तो यहाँ पे होगा एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार। कह रहा है कि 1 मिनट के लिए वो नमक बटोरने वाला व्यक्ति जो रोज़ नमक कलेक्ट करता है, जब वो नमक कलेक्ट करता है वही उसका काम है और उससे 4 पैसे कमाता है, अपने परिवार की ज़िंदगी जिलाता है। अगर वो नमक बटोरने वाला व्यक्ति नमक बटोरते बटोरते उसके हाथ छिल से गए हैं, हाथों से ब्लड निकल रहा है, हाथों में नुकसान हो गया है, अगर 1 मिनट के लिए नमक बटोरना छोड़कर अपने उन हाथों को देखेगा जो जख्मी हो गए हैं बटोरते बटोरते नमक, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो अपने आप को सोच सकेगा, वक्त दे सकेगा। और ये है 1 मिनट का टाइम। समझ रहे हैं ना कि मछुआरा 1 मिनट रुक जाएगा, खुद के बारे में सोचेगा, हो सकता है उस बीच किसी व्हेल मछली की ज़िंदगी बच जाए। और तो और नमक बटोरने वाला वो साल्ट गैदरर, वो आदमी जिसकी रोजी रोटी चलती है, अगर वो रुक जाएगा तो अपने उन जख्मी हाथों को देख सकेगा जो नमक बटोरते बटोरते कट से गए हैं। ठीक है, एनी डाउट? मुझे लग रहा है कविता समझ में आ रही हो। और आगे क्या होगा उस 1 मिनट में, और क्या क्या होगा? देयर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग ग्रीन वार की बात करते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा यही हो रहा है ना, ग्रीन वार। ग्रीन वार आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई, ग्रीन वार का मतलब जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ रहे हैं ना, कि जो आज लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स और हम जो ये एयर कंडीशनड वगैरह यूज कर रहे हैं, इससे निकलने वाली जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, वो जाती है हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है। ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो जाती है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसके चलते टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो जो हमारा कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता है ना। और जो समुद्र के किनारे के जो शहर हैं, जो गांव हैं, वो पानी से डूबने लगते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बार बार ये जो है इसके चलते समिट होती रहती है ना, कि चाहे वो इंडोनेशिया में कभी समिट होगी, कभी अमेरिका में होगी, कि एक देश से सब देश मिलके पॉलिसी बनाते हैं कि हम लोगों को कम से कम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का एमिशन करना है, ताकि हम इस अर्थ को, इस नेचर को बचा सकें और लंबे समय तक इसका एग्जिस्टेंस बना रहे। तो उसमें जो देश नहीं मानता है उसके ऊपर अटैक करने की बात होती है। दिस इज़ ग्रीन वार, ठीक है ना, कि ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए, है ना। वार विथ गैस, जो लोग गैस की बात करते हैं, है ना। अभी लोग कह रहे थे कि ये जो हमारा कोविड-19 है, ये चाइना के लेबोरेटरी से जो है ये वायरस वहाँ से निकला हुआ था। कुछ देश हैं जो ऐसे गैस वाले जो बम बना रहे हैं कि ब्लास्ट कर दें और इतनी जहरीली गैस निकले कि लोग मर जाएं। दिस इज़ वार ऑफ गैस। वार विद फायर्स, है ना। कुछ लोग फायर आर्म की जो बात करते हैं, जो असलहों से ऐसे हथियार बनाएं जो है
ऐसे फैटल वेपन्स बनाएं कि जिसके अटैक करने से आदमी मर जाए, है ना। कह रहा है कि जो लोग वार विथ गैस, ग्रीन वार, वार विथ गैस, वार विथ फायर की जो लोग बात करते हैं, जो लोग इन सब लड़ाइयों की बात करते हैं, जो देश इस चीज़ की अपनी दादागिरी दिखाते हैं कि ग्रीन वार मैं करूँगा, वार ऑफ गैस करूँगा, वार ऑफ फायर करूँगा, फायर आर्म्स की जो लोग बात करते हैं, जो डेवलप्ड हैं कंट्रीज़, हमेशा थ्रेटनिंग करते रहते हैं सबको, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। हो सकता है कि अगर ऐसी लड़ाई हो वो लोग जीत जाएं, पर ऐसी जीत का क्या मतलब है जब जीत का जश्न मनाने के लिए नो सर्वाइवर, कोई सर्वाइव ही ना कर सकता हो, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोट करूँगा श्रीमद् भागवत गीता से, है ना। श्रीमद् भागवत गीता में आपने देखा होगा युद्ध के मैदान में जब अर्जुन एक ओर होते हैं और दूसरी ओर होती है कौरवों की सेना, और उसी समय अर्जुन को मोह हो जाता है, कहते हैं कि अपने ही बंधु बांधव को मारकर, अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर अगर मैं इस पृथ्वी का राजा बनता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अपनों का ही खून किया होगा। और वो हथियार त्याग देते हैं, कहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। ऐसी लड़ाई का क्या मतलब है कि जब हम लड़ाई जीत जाएं पर जीत का जश्न मनाने के लिए कोई बचे ही नहीं जिसके साथ हम अपनी खुशियाँ शेयर कर सकें, है ना। तो ये होता है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ध्यान दीजिए, तो जब वहाँ पे उनको मोहभंग हो जाता है तो श्री कृष्ण आते हैं और वहीं पे अपना गीता का उपदेश देते हैं, कहते हैं कि भाई कोई जो तुम जिस युद्ध में लड़ रहे हो वो धर्म की युद्ध है, ये लोग अधर्म किए हैं, ये लोग पाप किए हैं, और पापियों का नाश करना जो है यह धर्म कहता है, यही जो है रीजनेबल है कि इनका जो है विनाश किया जाए। हालांकि बाद में अर्जुन लड़ाई करते हैं और कौरवों की पराजय होती है और अर्जुन वहाँ का राजा बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल से दूं, जैसे दो व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति हैं और किसी चीज़ में हार जीत के फैसले में एक व्यक्ति जीत जाता है और एक व्यक्ति हार जाता है। जो व्यक्ति जीतता है वो बड़ा खुश है, और जब वो निकलता है खुश होकर के तो उसके साथ कोई नहीं होता, कोई उसकी खुशी में शामिल नहीं होता। और जो व्यक्ति हार गया है उसके साथ पूरा जो है सैलाब आता है, उसके साथ 100-200 लोग उसके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, ये जताने के लिए, ये उसको कंसोल करने के लिए कि कोई बात नहीं, अब की बार हार गए हो, अगली बार तुम्हारी जीत ज़रूर होगी। मेरी बात समझना बच्चों, आप जीत गए पर आप उस जीत की खुशी मनाना चाहते हैं पर कोई आपके साथ नहीं है, और वो व्यक्ति हार गया है, उसको समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। बताइए इस कंडीशन में जीतना अच्छा है कि हार जाना अच्छा है, जीत कर अकेले रहना या हार करके लोगों के बीच होना अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर आप बुद्धिमान होंगे तो कहेंगे कि ऐसी जीत से हार ही अच्छी है कि कम से कम अपनों का साथ तो मिले। तो यही कहने का मतलब है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, कि ऐसी जीत का मतलब क्या है। वार गैस, ग्रीन वार, है ना, वार विथ फायर की बात कर रहे हो, अगर जीत गए तो क्या बहुत बड़ा तीर मार लोगे। उस जीत की खुशी मनाने के लिए कोई बचेगा? सब लोग तो ख़त्म हो चुकेंगे। जब इन हथियारों का इस्तेमाल करके पूरी ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को ख़त्म कर दोगे, बच भी गए तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, खुशियाँ तो मना नहीं पाओगे जीवन में। समझ में आ रहा है? पोएट कह रहा है कि लड़ाई जो है, मार झगड़ा या जो हथियार उठा लेना, ये किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है कि हम लड़ाई करें, हथियार उठाएं, इससे हम जीत जाएं तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। नहीं, समस्या कैसे दूर होगी? कुछ तुम आगे बढ़ो, कुछ हम आगे बढ़ें, मिलें एक जगह और सफ़ेद कपड़े पहनकर, यानी एक नई अप्रोच के साथ, एक नए पॉजिटिव आइडिया के साथ हम साथ आएं, कुछ कदम चलें, कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, हमारे बीच फासले ख़त्म हो जाएं, हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ख़त्म हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, रिश्ते बच जाएंगे, कोई ख़त्म नहीं होगा।
दोनों लोग जीत जाएंगे। क्या गजब का सलूशन निकालता है। बिल्कुल बच्चों, ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये बहुत टेंडर होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, और इन रिश्तों को संभालने के लिए ना झुक जाना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अकड़न नहीं दिखानी पड़ती। अकड़ जाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे ये, और बड़ी मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। इनको संभालना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी बात करता है पोएट, कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, कि ये जो लोग हैं जो इन सब चीज़ों की लड़ाई की बात करते हैं, ये साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके, साफ़ सुथरे कपड़े का मतलब क्लीन का मतलब कि अपने हार्ट को प्यूरिफाई करके, अपने हृदय को क्लीन करके, इस दिल में बिना किसी गलत चीज़ों को रखे हुए, है ना। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड, इन द शेड मतलब उन छायादार पेड़ों के नीचे जो है चलें कुछ कदम अपने भाइयों के साथ, है ना। यानी इंडिया और चाइना अगर एक टेबल के सामने आकर के आपस में बात करते, भारत और पाकिस्तान आकर के अपना बात करते, हालांकि भारत हमेशा करता है, इंडिया हमेशा करता है पाकिस्तान के साथ, पर वो भाषा नहीं समझता, चाइना के साथ करता है पर चाइना नहीं समझता। ये पोएम उन लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखती है, ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो पीस लविंग कंट्रीज़ नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि अपने भाइयों के साथ चलें, डूइंग नथिंग, वो कुछ ना करें। कहते हैं ना कि किसी रिश्ते को संभालने के लिए वक्त चाहिए होता है। आपको किसी ने कह दिया कि अरे तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा था, उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा था, बस लड़ाई हो गई। आप दोनों कभी मिले ही नहीं, कभी बात ही नहीं की, क्या आपने मुझे ऐसा किया या उसने कहा कि आपने मुझे ऐसा किया। शायद आप दोनों मिल जाते तो तीसरे इंसान को आपके रिश्तों के बीच पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रिश्ते टूटते ही ऐसे हैं जब किसी थर्ड पर्सन को स्पेस मिलता है, वो उसका मिसयूज करता है। समझ रहे हो मेरी पोएम को ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए नीचे दो दोस्त हैं, वाइट कपड़े पहन करके पैदल चल रहे हैं। अब ये कुछ दूर तक चलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो इनके जो गिले शिकवे हैं दूर हो जाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, रिश्ता मजबूत बन जाएगा। कह रहा है कि डूइंग नथिंग, कुछ ना करें, हम कुछ दूर चलें। अब बार बार पोएट कर रहा है डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग का कोई ये मतलब ना समझ ले आइडियलनेस, कि कुछ नहीं करना है ना। कि आप घर पे थे, खाना खा के सोए थे, पापा ने कहा चले जाओ मार्केट सब्जी ले लो, पापा तो आपने कहा नहीं, डूइंग नथिंग। प्रिंसिपल सर ने बोला है कि डूइंग नथिंग है भाई, कुछ करना नहीं है। फ़ोन आ गया आपके पापा का, अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना है। सब्जी नहीं लेने जाएगा तो कैसे काम होगा, घर में हाथ नहीं बटाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब डूइंग नथिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मत करो। देखो कह रहा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ डूइंग नथिंग, इसका मतलब कोई ये कन्फ्यूज होकर के टोटल इनएक्टिविटी वाली बात न समझ ले, कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूरा का पूरा इनएक्टिव हो जाना है, कि भाई कुछ नहीं करना है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। रात में आप बेड पढ़ रहे थे और किताब पे अपना सिर रखे हुए थे, नींद में थे, तब तक मम्मी ने आके जगाया, कहा बेटा सो रहे हो, आप भड़क गए। अरे मैं सो नहीं रहा था, मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था, आत्मनिरीक्षण कर रहा था, मन में याद कर रहा था। मेरे सर ने बोला था कि इंट्रोस्पेक्शन करना। बेटा ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करके मुझको मत फंसाना यार, नहीं तो घर वाले कहेंगे ये क्या क्या पढ़ा देता है कि इंट्रोस्पेक्शन करने में पूरी रात इंट्रोस्पेक्शन किया है, आँख लाल लाल है ना, या इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, टोटल इनएक्टिविटी हो गई है। कोई दिक्कत? कविता को देख रहे हैं ना, ग्रीन वार, वार विथ गैस, वार विथ फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। उस जीत का जश्न मनाने का क्या के जब कोई रहे ही नहीं। हम सफ़ेद साफ़ सुथरे कपड़े पहने, यानी एक नई अप्रोच के साथ हम अपने उसके भाई के साथ कुछ कदम आगे बढ़ाएं। देखते हैं ना अक्सर भाई भाई में रिश्ते बिगड़ जाते हैं, हम किसी थर्ड पर्सन को दोस्त बना लेते हैं, कोई थर्ड पर्सन हमारा बड़ा क्लोज हो जाता है, लेकिन हमारा अपना खुद का भाई हमारा दुश्मन हो जाता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है, एक माँ बाप के दो भाई आपस में नहीं बन पाती, जबकि बचपन से लेके
चाइल्डहुड से लेकर के जवानी तक एक साथ जीते हैं, पर रिश्ता टूट जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसी चीज़ को एक दूसरे को वक्त नहीं देते, रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं होना है। आगे कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। जीवन क्या है, जो उसके बारे में कहा जाए वही जीवन है। जीवन कुछ अलग नहीं होता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता, पोएट कहता है मैं पीस चाहता हूँ। मैं लड़ाई नहीं चाहता कि लड़ाई हो और ट्रक में पूरी लाशें भर करके जाएं, है ना। नहीं, ट्रक के ट्रक लाशें भरी जा रही हैं। क्या हुआ भाई? लड़ाई हुई थी। ऐसी जीत का क्या मतलब है जब लोगों की जानें चली जाती हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। जब तक हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे। सिंगल माइंडेड का मतलब क्या होता है भाई? सिर्फ सिंगल माइंड, सिर्फ एक ही चीज़ सोचना, और वो चीज़ सोचना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। जब तक हम उस चीज़ को नहीं सोचेंगे, हम अपने आप को वक्त नहीं देंगे, कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस को डू नथिंग, जब तक हम कुछ समय के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अंडरलाइन करिए, थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। दो चीज़, जब हमें बार बार मौत का डर सताया रहता है। जो ज़िंदगी को समझ लेता है ना, जो जीवन को समझ लेता है कि ये लाइफ क्या है, एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली चीज़ है, ये लाइफ परमानेंट नहीं है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट वी हैव टू डाई समडे। जब हम जान जाते हैं कि ये लाइफ एक दिन ख़त्म हो जानी है, इस लाइफ में अब कुछ रखा नहीं है, एक ना एक दिन हम सबको मर जाना है, तो एक अलग सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। जो हम भाग कर रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को नहीं देख रहे हैं, हमेशा 99 के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या है यार ये? संतुष्टि नहीं है। ख़त्म हो जाएगा जीवन जिस दिन, कुछ लेकर के नहीं जाओगे, न तो कुछ लेकर के आए थे। उसको पोएट कह रहा है कि बार बार मौत का डर सताता है जिस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को जो जीवन को समझ नहीं पाता। अरे भाई, मौत से क्या डर जब एक दिन आनी ही है। ये तो कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ है कि एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, तो मौत से डरना क्यों, है ना। कह रहा है एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। बार बार ये व्यक्ति कहता है यार मैं समझ नहीं पाया, यार मैं अपने आप को समझ नहीं पाया। लो भाई, ये अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, भला दूसरे को क्या समझेंगे। ये अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन है। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आपने कभी अपने लिए टाइम दिया ही नहीं। यू नेवर गेव टाइम टू योर सेल्फ, यू नेवर बिजी योर सेल्फ इन इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण कभी किया ही नहीं आपने। आप तो बस रेस में भागते रहे, कभी आप रुके ही नहीं। तो नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कभी ना समझ पाने का हमेशा टेंशन रहेगा, और जब कभी नहीं समझ पाएंगे अपने आप को, तो थ्रेटनिंग ऑफ डेथ होगी, मौत से डर लगेगा आपको, है ना। तो जब तक हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो यही होगा। और जब ये सब चीज़ें हम करेंगे, अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। इंटरप्शन करेगी हमारी उस साइलेंस, इस सैडनेस को, जो हमारी जीवन की निराशा है। क्या निराशा है? अपने को कभी न समझ पाने की निराशा, या एक दिन मर जाने की निराशा, या मौत का जो डर, कि ये जो सैडनेस है, जो उदासी है ना, इस उदासी को तो समाप्त कर देगी हमारी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और वो हमारी इंट्रोस्पेक्शन। एक अजीब सी शांति हमारे जीवन को, हमारे की निराशा को समाप्त कर देगी। हर व्यक्ति क्या चाहता है बेटा? हर व्यक्ति साइलेंस चाहता है ना। साइलेंस को पाने के लिए, शांति पाने के लिए व्यक्ति हिल स्टेशन जाता है, घूमने जाता है, मंदिरों में जाएगा, मस्जिदों में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा, चर्च में जाएगा। किस लिए जाता है? शांति, पीस चाहता है, शांति चाहता है। और उसको शांति तब तक नहीं मिलती जब तक वो पीस अपने अंदर नहीं लाता, और अपने अंदर की पीस तब मिलती है जब व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन करता है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे
तो घूमते रह जाओगे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में, कहीं आपको पीस नहीं मिल सकती। ठीक है, तो कह रहा है पोएट, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने को न समझ पाने की सैडनेस, और थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, मौत से घबराने का जो डर है के बाद की जो सैडनेस है, ये सब चीज़ें समाप्त तभी होंगी जब हम सिंगल माइंडेड होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने आप को बिजी करेंगे। आगे आते हैं, कह रहे हैं कि हमको अगर जीवन को सीखना है कि ज़िंदगी है क्या, तो सबसे अच्छा हमें ये चीज़ हमारी ये अर्थ सिखा सकती है, धरती हमको सिखा सकती है कि ज़िंदगी क्या है ना, जीवन क्या है। अरे भाई, जीवन में क्या है ना बच्चों, कि जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन में गम आते हैं, जीवन में सुख आता है, जीवन में दुख आता है। कोई ऐसी रात नहीं है जिसका सूरज न निकलता हो। यानी ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हों, आपके जीवन में खुशियां एक ना एक दिन आनी हैं, क्योंकि खुशियां और गम ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने खुशियां झेली हैं जीवन में, तो आपको गम भी झेलना पड़ेगा। अगर आपके सुख मिले हैं तो आपको दुख मिलेगा, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लाइफ का, ये चलता रहेगा। सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुख में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ये चीज़ें मिलनी हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसके साथ घबराना नहीं है। और जीवन क्या है, अगर ये सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा अर्थ सिखा सकती है, धरती सिखा सकती है। क्यों भाई? विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, चारों ओर वाइट वाइट, एक अजीब सी सैडनेस, एक अजीब सी शांति होती है ना, अजीब सा वो रहता है, चिल कोल्ड विंटर, है ना, हाड़ कंपा देने वाली ठंडी, चारों ओर वाइट वाइट ही लगा रहेगा, एक अजीब टाइप की सैडनेस होगी, सब कुछ जैसे मर सा गया होगा, है ना, डेड सा हो जाता है। लेकिन एक जब वो सीज़न ख़त्म होता है, विंटर सीजन ख़त्म होता है, स्प्रिंग सीजन आता है। और जब स्प्रिंग सीजन आता है, फिर क्या होता है, पेड़ों पे हरे पत्ते, फूलों का खिल जाना, भंवरों का गुनगुनाना, एक अच्छी सी जो है शीतल हवा का बहना हमारे मन और मस्तिष्क दोनों को शांत कर देती है, बड़ा सुकून सा देती है। तो स्प्रिंग सीजन में आ गए आप, यानी खुशियों के दिन आ गए, तो बहुत ज़्यादा जश्न भी नहीं मना लेना है। और जब दुख के समय आ गए, विंटर का समय आए, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, दोनों में समान भाव से रहना है। और ये चीज़ हमको जीना सीखना है। अगर तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है तो इस धरती से सीखो। अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा सा लगता है। भाई विंटर सीजन है, सब कुछ चुप चुप सा है, शांत शांत सा है, चारों ओर अब देखें फिगर में देखिए कि चारों पतझड़ आ गए हैं, है ना, वाइट है, वाइट एरिया रहेगी, कोल्ड एरिया में बर्फ़ सी जमी रहेगी, जैसे एक डेडली साइलेंस चारों ओर होगा, है ना। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कह रहा है कि फिर अगले समय कुछ लगता है कि चीज़ें जिंदा हो जाती हैं, सूरज निकल रहा है, एक नई सी ऊर्जा लेकर के आता है। स्प्रिंग सीजन है, अच्छी हवा बहती है, फूल खिलते हैं, पेड़ों पे पत्तियाँ आती हैं, तो खुशी आती है लाइफ में। तो जीवन से घबराना नहीं है जब कठिनाइयों का दौर आए, और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है जब जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोनों समय हमको ऐसा कांस्टेंट लाइफ जीना है कि लोग हमें ये ना कह सकें कि जब खुशी के दिन थे तो बहुत कूदते थे, और आज जब दुख हुआ है तो बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और पोएट कहता है कि मैंने इतनी चीज़ें समझा ली। क्या समझा ली? जो ग्रीन वार की बात कर रहे थे, फायर आर्म्स की बात कर रहे थे, कुछ कदम सफ़ेद कपड़े पहन के चलते नहीं, अप्रोच के साथ शांत हो जाता, कोई इंजन नहीं होता, कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई रस नहीं होता, एग्जॉटिक मोमेंट होता, टोटल इनएक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ या थ्रेटनिंग ऑफ डेथ की जो बातें थीं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, हमारे बीच जो रिश्ते हैं बिगड़े हैं वो समाप्त हो जाते, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स की बातें समाप्त हो जाती। अगर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको सिखा दी, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दी, अब क्या है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूँगा, एंड यू कीप स्टिल, और आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। मैं क्यों चला जाऊँगा?
क्योंकि मेरा एम यही था कि आपको ये चीज़ें सिखाना, 12 तक गिनवाना। आप गिन लेंगे, सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरा एम पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये कविता यहाँ पे ख़त्म होती है इस बहुत बड़े मैसेज के साथ। पॉइंट नंबर 1, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब रिश्तों को बचाने के लिए आपसी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 2, दैट इज़ बोलिए मेरे साथ, क्या है? दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना, खुद के लिए समय देना। ये पोएम कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी में बहुत कुछ मैसेज हमको दे करके जाती है। रिश्तों को कैसे बचाएं, जीवन को कैसे हम सफल बनाएं, किस तरीके से इस भागम भाग ज़िंदगी में हमको सेटिस्फैक्शन मिले, पीस मिले, ये बात कहता है पोएट और अपनी बात को ख़त्म करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी प्यारे बच्चों, और ये जीवन में अपने को उतारने की कोशिश करेंगे तो इस पोएम की जो है सार्थकता सिद्ध होगी। और इस उम्मीद के साथ कि आप इससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।